Hello, 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 hello. Very good morning. Good morning, all of you. हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। रामपाल, सरीना, अभिनीश, शिल्पी, अमित, कमेंट करना भाई एक बार। बलजीत, अजीत, अंतिका, अंकिता, सॉरी, कपिल कह रहे राम राम मास्टर जी, राम राम भाई। यचिका, अमित, अंजलि, रामपाल, ऋषभ, नीलेश, ज्योति, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ओके, क्या हो आज बड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं पहले लैपटॉप की। माहौल बड़ा एक सेकंड रुकेंगे। डिस्प्ले पे जाएंगे। ओके, चलो अब ठीक है। रंगारंग प्रोग्राम शुरू किया जाए। ठीक है, लाइव हो गया भाई। ठीक है, अच्छा, हम बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे वेव के बारे में, और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था कि हाँ, हमारे पास दो तरह की दो टाइप की वेव हैं। एक को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, और एक को हम बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव जो थी बच्चे, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव वो थी जो केवल मीडियम में चल सकती हैं, जो केवल माध्यम में चल सकती हैं। मैकेनिकल वेव वो हैं, और वो हमने दो टाइप की पढ़ी थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बता दिया था कि जिस मीडियम में वेव चलेंगी उस मीडियम के पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिलेंगे तो ट्रांसवर्स वेव है, और आगे पीछे हिलेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य है। इस तरह की बातें हम पिछली क्लास में कर चुके थे, और अब फालतू के कमेंटबाजी करना बंद कर दो क्लास में बिल्कुल भी। ठीक है, अब फिर हमने थोड़ा सा साउंड के तीन चार बातें लिखी कि साउंड मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ध्वनि यांत्रिक, अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि सॉलिड में तेज चल सकती है। इस तरह की हमने कुछ बातें पढ़ी क्लास में। आज हम बच्चे बात करेंगे कि जैसे साउंड एक वेव है, ध्वनि एक तरंग है। साउंड कौन सी वेव थी? मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक, अनुदैर्घ्य तरंग। तो जो कोई वेव होती है ना, या पानी की सरफेस पर जो तरंगे पैदा हुई थी, पानी की सरफेस पर या रस्सी के अंदर, वो कौन सी थी? मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, यांत्रिक, अनुप्रस्थ। तो आज हम क्लास में बात करेंगे कि कोई वेव जो होती है, तरंग जो होती है, उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का क्या मतलब होता है। कोई वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का क्या मतलब है। कोई वेव है, उसके एम्पलीट्यूड, उसके आयाम का मतलब क्या है। कोई वेव है, उसकी स्पीड का मतलब क्या है। कोई वेव है, तो बहुत सारी बातों का हम बात करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है भैया श्याम, अब यहां देख ले चुपचाप। अब बच्चे मैं आपको एक वेव के बारे में बता रहा हूं, और एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेकर, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल लेकर हम कुछ बातें करने वाले हैं। देखो, ध्यान से बात को समझना। बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी ये चीजें, और कहने को बीएससी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो यहाँ ध्यान से देखना। देखो बच्चे, आपने किताबों में किसी ट्रांसवर्स वेव को, किसी अनुप्रस्थ तरंग को ऐसे बना हुआ देखा होगा ना, कि वेव को कुछ ऐसे शो करते हैं ग्राफिकली। तो मैंने किसी वेव को ऐसे शो किया, इसका मतलब क्या है, इसे अच्छे से फील करने की कोशिश करना। तो ये मैंने एक वेव बनाई आपके सामने, और ये वेव जब हम ऐसे शो करते हैं ग्राफ पर, इस वेव को ऐसे ही शो क्यों किया जा रहा है, इसकी पीछे की वजह क्या है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इस बच्चे में अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक रस्सी ली, रस्सी का एक सिरा दीवार पे बांध दिया, और एक सिरा अपने हाथ में लिया। ठीक है, अब एक सिरा दीवार पे बंधा हुआ है, एक अपने हाथ में लिया, और मैंने रस्सी में हल्का झटका दिया, तो मैंने कहा कि रस्सी के अंदर जो वेव पैदा होगी, पिछली क्लास में बताया था, वो ट्रांसवर्स वेव है। क्यों? क्योंकि रस्सी के ऊपर अगर आप कोई काला सा निशान बना देंगे मार्कर से, वो आपको ऊपर नीचे हिलता हुआ दिखेगा। तो जिस मीडियम में वेव पैदा हो, जिस माध्यम में तरंग पैदा हो,
अगर उस मीडियम के पार्टिकल, अगर उस माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं तो हमें पता था कि वो ट्रांसवर्स वेव होती है। अब उस ट्रांसवर्स वेव को ऐसे दिखाया, देखो उसके पीछे की वजह क्या है। मुझे एक चीज बताना कि जब आपने अपने हाथ में रस्सी पकड़ी, एक सिरा दीवार पे बांध रखा है, एक अपने हाथ पे लिया और आपने यहाँ पे काला सा निशान बना दिया मार्कर से। जब आप झटका देंगे रस्सी में ना, ये काला सा जो निशान है ये ऊपर की तरफ उठेगा, फिर वापस अपनी जगह पर आएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर वापस अपनी जगह पे आएगा। भाई ये तो होता है। एक रस्सी को जब आप झटका देते हैं, रस्सी पे जो आपने काला सा निशान बनाया, जो काला निशान जहां पर था उसके ऊपर नीचे ही तो हिलता है, वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन वाइब्रेशन करता है। यानी कि ये काला सा जो निशान है बच्चे, ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक पीक तक, एक टॉप तक ऊपर पहुंचेगा। रस्सी पर जो आपने काला निशान बनाया वो निशान ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक टॉप तक ऊपर जाएगा, फिर वापस उसी जगह पे आ जाएगा, फिर वापस वहीं पे आने लगेगा, फिर वापस वहीं आ रहा है। तो ऊपर गया पहले बच्चे ये, और फिर वापस वहीं के वहीं आ गया। अब ये जो आपने रस्सी पे काला निशान बनाया, ऊपर गया, वापस वहीं आ गया, अभी नीचे की तरफ जाएगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा। तब ये नीचे की तरफ जाएगा 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 जाएगा, एक पीक तक नीचे जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आने लगेगा। तो जो मैंने आपको ये एक हिस्सा ऊपर दिखाया और एक हिस्सा नीचे दिखाया, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट दोलन, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। देखो कैसे, जब भी किसी मीडियम में वेव पैदा होंगी, अगर उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे तो हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई मीडियम के, जैसे मान लो कि पानी की सतह पर ही तरंग पैदा हुई या रस्सी में तरंग पैदा हुई, तो पार्टिकल सीधा यहां तो नहीं पहुंच जाएगा, पार्टिकल ऊपर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक पीक तक गया, फिर वापस वहीं आया, फिर नीचे जाएगा और फिर वापस वहीं आएगा। तो पहले वो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक पीक तक ऊपर जा रहा है, फिर वापस वहीं पर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है जा रहा है, फिर वहीं पे आ रहा है। तो इसे मैंने आपको एक साइकिल के द्वारा शो किया। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकना। तो ये आपको जो मैंने बताया कि ये पार्टिकल ऊपर जाते हैं, एक पीक तक ऊपर जाएंगे, फिर वापस वहीं आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर वापस वहीं पर आ जाएंगे, तो इसे हम एक कंप्लीट साइकिल कहेंगे। पर ऐसे तो आपको पता ही कि जब किसी रस्सी में आप झटका देंगे, पार्टिकल ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, बहुत सारे साइकिल बनेंगे, इसलिए मैंने कंटिन्यूअस आपके सामने ऐसे बना दिया है। तो किसी भी वेव को आज के बाद आप देखेंगे तो जैसे आप इस वाले हिस्से को देखें तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे ही, ये पार्टिकल ऊपर चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, एक पीक तक ऊपर गया, फिर वापस वहीं पर आया, फिर नीचे की तरफ गया, एक गहराई तक नीचे तक जाएगा और फिर वापस उसी जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब यहां पर बड़े ध्यान समझना बात को। अब जैसे बच्चे ये साइकिल बनी, तो ऐसे तो बहुत सारी बन रही होंगी ना, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज, अब भाई मैं पढ़ा लूं, एक से एक बेवकूफ बुद्धिहीन बच्चे हैं, एयरफोर्स की वैकेंसी कब आएगी, फलाना कब होगा, ये क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं, चलती चलती क्लास में ये बताने लग जाऊं तुम्हें। कैसे पागल बच्चे हैं, कई बार तो इतना मूड खराब होता है सुबह सुबह, पहली क्लास के अंदर ऐसे जाहिल आ जाएंगे। यहाँ इतनी गंभीर बात हो रही है, इसके एयरफोर्स की वैकेंसी बता दो कब आएगी, जैसे मेरे घर से निकलेंगे एयरफोर्स की वैकेंसी। अब यहां पर आप मुझे एक चीज बताओ कि फिर से वो रस्सी वाला एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम। रस्सी का एक सिरा मैंने दीवार बांधा, एक अपने हाथ में लिया और रस्सी पे कुछ काले निशान लगाए समझने के लिए कि काले निशान कैसे हिलेंगे। मैं हल्का झटका दिया, हल्का झटका दिया मैंने, तो काले निशान ही ऊपर नीचे हिल रहे हैं। ठीक, अब है मुझे एक चीज बताओ, ये काले निशान यानी कि जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं, माध्यम के जो कण हैं, ये ऊपर नीचे हिल रहे हैं। तो ये एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल, जितने दोलन, जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे उसे हम कहते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी, तरंग की आवृत्ति। ध्यान समझना, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, दोबारा समझो। मान लो किसी मीडियम में वेव गई, एक मीडियम में वेव गई और उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं, यानी कौन सी वेव है वो, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी तरंग है वो, अनुप्रस्थ तरंग। तो एक मीडियम में वेव पैदा हुई और उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं, तो पार्टिकल ऊपर गया वापस वहीं आया, नीचे गया वापस वहीं आया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो वो एक साइकिल में कितने, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहलाएगी। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 है, तो इसका मतलब है कि ये वेव जिस मीडियम में जा रही है, ये वेव जिस माध्यम में जा रही है,
उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं, उस माध्यम के जो कण हैं, उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं, वो 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर देते हैं? 50। तो आज के बाद अगर मैं आपसे बोल दूं, पहले रुक जाओ यार, 2-4 को ना मुझे पहले ना ब्लॉक करने दो, राघव सोनी वोनी ना भगाता हूँ क्लास में। क्लास में गंभीर बात चल रही है, इनका अलग ही नेतागिरी चल रही है क्लास में। इन एक इसे भगाता हूँ, रुक जाओ। एक और कहाँ गया है? इसे फायरमैन में क्या आया था क्या नहीं, इसे भगाता हूँ क्लास में। अभी क्लास में नॉर्मल बात हो रही है कि पढ़ाई की बात हो रही है? एक ये कौन आ गया, गोपाल सर की क्लास नहीं हो रही, इसे भगा रहा हूँ अभी मैं। 5-7 को जब तक ये, और किसी अगर आ गया ना कि हाँ ठीक है भगाओ ये करो, उसे भगा दूंगा क्लास में से। इन सबको ब्लॉक करूंगा मैं अभी। एक शिवम को भी अभी नेता बन रहा फालतू क्लास में। टाइम से आना नहीं है, फिर दोबारा बता दो, 3 बार बता दो, 4 बार बता दो। अब मैंने कहा आपसे कि अगर आपसे किसी ने कहा कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी 20 है, यानी कि ये वेव जिस मीडियम में जाएगी, जिस माध्यम में जाएगी, अगर वो वेव ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल ऊपर नीचे चलेंगे। तो अगर अगर उस वेव की फ्रीक्वेंसी 20 है, यानी वो वेव जिस माध्यम से होकर गुजर रही है, उस मीडियम के पार्टिकल 1 सेकंड में 20 साइकिल, 20 चक्र कंप्लीट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। सबसे पहले लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की डेफिनेशन, बेसिक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में, प्रत्येक सेकंड कितने, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट रुको, इसे धीरेन्द्र को बहाता हूं मैं। मतलब ये कितने बच्चे कितने बेशरम है, मतलब कई बार तो इतना वो लगता है, बताओ 11:13 पे कह रहा है जी मैं अभी आया हूं, रिपीट कर दो। भाई तुम लोग क्या बिल्कुल, क्या मतलब कहां से एकदम से क्लास में सीधे ही एडमिशन लिया आपने कि पहली दूसरी तीसरी पांचवी आठवीं 10वीं 12वीं नहीं करी क्या? मतलब जो बच्चे 11 बजे से बैठे हैं वो बेवकूफ हैं सारे के सारे। तुम 11:13 पे आए हो, जो रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, मैं अभी आया हूं। आप लेट आए तो उस क्लास को मत लो आप अभी लाइव, उसे बाद में देख लेना। आपको जरूरी है कि वो क्लास अभी देखनी है? अभी देख के 11 बजे, एक तो 11:30 आके कोई कहेगा जी रिपीट कर दो, आधे घंटे का रिपीट किया जाएगा? मतलब थोड़ा सा तो कुछ तो बुद्धि का यूज किया करो, टीचर को लगे कि हाँ भाई ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरा अभी आया हूं जी, दोबारा रिपीट कर दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट होंगे सब कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है कि पर सेकंड, प्रत्येक सेकंड कितने ऑसिलेशन होंगे, प्रत्येक सेकंड कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, या प्रत्येक सेकंड कितने दोलन होंगे, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या आप समझो कि दुनिया में प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो, अगर हम वेव की बात को हटा दें अभी, दुनिया में प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो उसे आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। जैसे आपके सर के ऊपर एक पंखा है, अगर ये पंखा 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरे कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इस पंखे की घूमने की फ्रीक्वेंसी 2 है। या मान लो कि आपने किसी के पेट में 1 सेकंड में 10 मुक्के मार दिए, तो आप बोलो कि जी मेरे मुक्के मारने की फ्रीक्वेंसी 10 है, मैं तो बिल्कुल मोहम्मद अली हो गया हूं, मैं 1 सेकंड के अंदर 10 मुक्के मार दूंगा, तो आपके मुक्के मारने की फ्रीक्वेंसी 10। या अगर आपसे मैं बोल दूं कि भाई एक व्यक्ति खड़ा है, आपने उससे कान पे 1 सेकंड में 3 थप्पड़ मार दिए, तो आपके थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी 3। ऐसे ही किसी मीडियम में एक वेव पैदा हुई, यानी किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ। वेव का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि वेव तरंग क्या होती है? किसी मीडियम में डिस्टरबेंस, किसी माध्यम में विक्षोभ पैदा होना। तो एक मीडियम में वेव पैदा हुई और उस मीडियम के पार्टिकल, उस मीडियम के कण प्रत्येक सेकंड जितने दोलन कंप्लीट करेंगे, प्रत्येक सेकंड जितने भी वो साइकिल कंप्लीट करेंगे उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्स, इसे लिखता हूं HZ से। अच्छा, हर्ट्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो एक हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। तो जिस भी, जहां पर भी यूनिट एक साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो सब समझा करो, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी आवर्ती का मात्रक हर्ट्स है, तो एक हर्ट्स का मतलब क्या होता है? 1/सेकंड। ठीक। अच्छा, अब आते हैं
दूसरी चीज पे। ये बच्चा आप ये जो वेव देखिए आपने, इस वेव में जो सेम फेज वाले कोई पॉइंट ले लो, सेम फेज वाले यानी कि जैसे ये जो सबसे ऊपर चोटी है, ये चोटी, ये भी पीक है, ये सारे के सारे एक ही फेज में कहलाएंगे। एक ही फेज में नहीं कि सारे के सारे बिल्कुल चोटियां है ना, बिल्कुल पीक। या नीचे वाले पॉइंट ले लो, ये नीचे वाली जो चोटियां हैं ये वाली, ये भी एक ही फेज में कहलाएंगी। तो जो ऊपर वाले पीक हैं इसे हम कहते हैं क्रस्ट, सरंग, इसे हम कहते हैं सरंग, इसे भी हम कहते हैं क्रस्ट, सरंग। और जो नीचे वाला पीक है इसे बच्चे हम कहते हैं ट्रफ, गरत। टर्फ, गरत। अब आप किसी भी वेव में सेम फेज वाले दो पॉइंट ले लो, सेम फेज वाले, जैसे दो क्रस्ट ले लो या दो ट्रफ ले लो, लेकिन लगातार वाले ले लेने हैं। ये नहीं कि एक क्रस्ट ये ले लिया और एक ये वाला ले लिया, या एक ट्रफ गरत ये ले लिया और एक यहां वाला ले लिया, नहीं, लगातार वाले। तो दो कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत सेम फेज वाले पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है, सेम फेज वाले जो पॉइंट के बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? समान फेज वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समान फेज यानी कि दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। या इवन ये वाला आपने पॉइंट लिया, यहां से देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, उसका तो फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों भी सेम फेज में कहलाएंगे। तो सेम फेज वाले दो पॉइंट ये ले लो, या दो सेम फेज वाले ये पॉइंट ये ले लो, या दो सेम फेज वाले दो पॉइंट ये ले लो, इनके बीच की दूरी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहलाती है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखेंगे हम, मैं यहीं पे लिखवा देता हूं ताकि सारी चीजें एक ही जगह हो जाए। वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ is called wavelength, is called wavelength. The distance between two consecutive crust or turf is called wavelength. दो क्रमागत, दो क्रमागत, दो क्रमागत सरंगों या गरतों के बीच की दूरी, दो क्रमागत सरंगों या गरतों के बीच की दूरी, दो क्रमागत सरंगों या गरतों के बीच की दूरी, दो क्रमागत सरंगों या गरतों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो क्रमागत, दो क्रमागत, क्रमागत यानी कि एक के बाद एक, दो क्रमागत सरंगों या गरतों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेकिन रट्टा मत मार लेना कि क्रस्ट और ट्रफ दिखते ही पेपर में वेवलेंथ पे टिक लगा दो, नहीं। वो कई बार क्या गेम खेलता है पेपर में, ध्यान समझना, बहुत सारे बच्चों को गलत कराया उसने लाइन से। अगर मैं बच्चे कहूं कि दो क्रस्ट, दो लगातार क्रस्ट, केवल क्रस्ट सुने आपको, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी पूछ ले, तो अगर आपसे वो एक सरंग और एक गरत के बीच की दूरी पूछ ले, देखो दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी पूछेगा तो वेवलेंथ, दो लगातार गरतों के बीच की दूरी पूछेगा तो वेवलेंथ। लेकिन एक सरंग और एक गरत हो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो, तो उसके बीच की दूरी आएगी वेवलेंथ की आधी। तो एक ट्रफ और एक क्रस्ट के बीच की दूरी आएगी वेवलेंथ की आधी। तो ध्यान समझना, अगर पेपर में आएगी दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, दो लगातार सरंग या गरत के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। लेकिन एक क्रस्ट एक ट्रफ या एक ट्रफ एक क्रस्ट के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ की हाफ। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो पेपर में बड़े ध्यान समझना है कि उसने वेवलेंथ के बारे में पूछा है कि वेवलेंथ बाई 2 के बारे में पूछा है। इन दोनों को बड़े ध्यान समझना है बात को, ठीक है, कि लैम्डा पूछ रहा है कि लैम्डा बाई 2 के बारे में पूछ रहा है।
अच्छा, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है? एसआई, एक बच्चा कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जी एसआई क्या होता है। अरे इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनली वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इंटरनेशनल सिस्टम में वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है भाई? वेवलेंथ क्या है? दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी, और दूरी किस में नापते हैं हम? मीटर में। तो वेवलेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर। जैसे फ्रीक्वेंसी की क्या थी? हर्ट्स। और एक हर्ट्स किसका मतलब था? एक हर्ट्स का होता 1/सेकंड। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैं आपसे जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था, उसका मैंने सी और डी ऑप्शन आपको पूछा था ना, ए और बी ऑप्शन रह गया था। ए और बी ऑप्शन में चाहूंगा कि आज आप बताएं। ठीक है, ये करना क्वेश्चन। ये वाला करो क्वेश्चन। हेलो 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 हेलो। अब हमारे पास कुछ आंसर आ रहे हैं बच्चों के। हम्म। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है ऊपर वाला ऑप्शन देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द वाइब्रेटिंग मीडियम पर मिनट। तो ये बच्चे गलत हो गया। इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक मिनट में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेशन कर रहे हैं। भाई पर मिनट नहीं, फ्रीक्वेंसी में होता पर सेकंड। यानी कि अगर वो यहाँ पे लिख देता पर सेकंड, पर मिनट नहीं पर सेकंड होता है। अगर पर सेकंड लिखता तो ठीक होता, पर मिनट की वजह से गलत हो गया। ये आपसे कह रहा है कि जिस मीडियम में वेव पैदा हुई उस मीडियम के पार्टिकल एक मिनट में कितने ऑसिलेशन करेंगे। एक मिनट नहीं, एक सेकंड पे हमें करना है क्वेश्चन। अगला आता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए वेव हैविंग सेम फेज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेव लेंथ। किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी को दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। दो सेम फेज वाले पॉइंट, दो सेम फेज वाले पॉइंट यानी कि दोनों आप क्रस्ट ले लो या दोनों ट्रफ ले लो। तो दोनों क्रस्ट ले लो या दोनों ट्रफ ले लो, उनके बीच की जो दूरी होती है वो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ये बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लिखा है उनका सही, बाकी सबका गलत। बी वालों को सही लेंगे, बाकी सबका गलत लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अब देखो, दोबारा समझना ध्यान से। आज के बाद जैसे ही आपसे कोई कहे कि एक मीडियम में एक वेव चल रही है, यानी कि उस मीडियम के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ। दूसरी बात, आपसे कोई कह दे कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, यानी कि ये वेव जिस मीडियम में चलेगी उस मीडियम के पार्टिकल एक सेकंड में 200 बार
200 ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे एक ही सेकंड के अंदर। 200 ऑसिलेशन या 200 दोलन या 200 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। और वेवलेंथ क्या होती है कि सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी समान फेज वाले यानी कि दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी। तो हमारा बी ऑप्शन सही था कि दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। लेकिन ए ऑप्शन गलत क्यों था? क्योंकि उसने पर मिनट कहा, जबकि फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पर सेकंड चाहिए। आ रही बात समझ में? अब यहां पे एक शब्द लिखेंगे हम, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम पीरियड, आवर्तकाल। अब आ जाओ। अब उनके लिए ऐसे कपिल कोई विशेष नाम नहीं है। कई बार हम किसी वे में नोड एंटी नोड का यूज करते हैं, यहाँ कोई ऐसे स्पेशल नाम नहीं है उनका। ठीक है, अब टाइम पीरियड को समझो। इसे थोड़ा सा, कई बार ये है आसान, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को 10-5 सेकंड फालतू लग जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे सर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, ये पंखा 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरे करता है। 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरे, तो 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता होगा? आप कहेंगे सर 1 सेकंड में अगर 2 चक्कर पूरे करे इसने, यानी 1 चक्कर लगाने में तो आधा सेकंड लगता होगा। या मैं आपसे कह दूं कि मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, ये पंखा 1 सेकंड में 10 चक्कर पूरे करता है, 10 टोटल। तो अगर 1 सेकंड में 10 चक्कर पूरे करता है तो 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप बोलेंगे 1/10 सेकंड। भाई 1 सेकंड में 10 चक्कर हो रहे हैं तो 1 चक्कर तो 1/10 सेकंड में ही होगा। या पे समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ कि एक मीडियम में एक वेव चल रही है, वो वेव जब चल रही है एक मीडियम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है? आप कहेंगे सर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे या 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, वो कहलाएगा टाइम पीरियड। जैसे आप समझो दोबारा, जैसे मान लो मैंने कहा कि सामने एक बच्चा है, मैंने उसे 1 सेकंड में 10 थप्पड़ मारे। 1 सेकंड के अंदर मैं बच्चे को 10 थप्पड़ लगा रहा हूं, तो 1 सेकंड में 10 थप्पड़ मार दिए, तो थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी तो हो गई 10। भाई प्रत्येक सेकंड जो भी काम होगा वो तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो 1 सेकंड में 10 थप्पड़ मारे तो फ्रीक्वेंसी हो गई 10 हर्ट्स। लेकिन एक थप्पड़ मारने में कितना समय लग रहा होगा? आप कहेंगे सर अगर 1 सेकंड में 10 थप्पड़ लग रहे हैं तो एक थप्पड़ लगने में तो 1/10 सेकंड लगेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का क्या है, 1/f के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा है? भाई अगर आप यहाँ पे 1/f, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 10 रख दो, तो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम। क्योंकि आप सीधा समझो, मैंने आपसे कहा कि मैंने 1 सेकंड में आपको 2 थप्पड़ मारे, फ्रीक्वेंसी 2, लेकिन टाइम पीरियड कितना, 1/2, यानी 1/f होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन या एक साइकिल में कितना समय लग रहा है। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे वो तो फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में 500 ऑसिलेशन हुए, फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक ऑसिलेशन को कितना समय लग रहा है, 1/500। तो टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल या एक ऑसिलेशन या एक दोलन होने में जो समय लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। और मैथमेटिकली इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? बस 1/f से। अभी देखेंगे थोड़ी देर में, पहले यहाँ पे लिख देते हैं चीजें, लिखेंगे द टाइम टेकन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हिंदी में लिखेंगे एक दोलन के पूर्ण होने में लगने वाला समय, एक दोलन के पूर्ण होने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन के पूर्ण होने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन के पूर्ण होने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। वो टाइम पीरियड कैसे निकलता है? 1/f से। ठीक है, एक दोलन के पूर्ण होने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? भैया तो क्या है, टाइम, कितना टाइम लग रहा है, तो इसका ऐसा यूनिट होगी सेकंड। सेकंड। लेकिन ये बात ऐसा समझ में नहीं आएगी, इसके लिए हम 1-2 एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा बढ़िया फील आएगी आपको। ठीक है, हाँ भाई पूरा फ्रीक्वेंसी में कंप्लीट साइकिल को कंसीडर करेंगे, साइकिल और क्या।
जैसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, तो सब आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी, वरना कंफ्यूजन रहेगा। एक क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल्स if a particle vibrates 60 times in 2.5 second, comma, find the frequency of vibration, and time period of वन वाइब्रेशन। हिंदी में लिखेंगे, यदि एक कण 2.5 सेकंड में, यदि एक कण 2.5 सेकंड में 60 बार कंपन करता है, यदि एक कण 2.5 सेकंड में 60 बार कंपन करता है, यदि एक कण 2.5 सेकंड में 60 बार कंपन करता है, यदि एक कण 2.5 सेकंड में 60 बार कंपन करता है, तो कंपनों की आवृत्ति तथा एक कंपन का आवर्तकाल बताइए। तो कंपनों की आवृत्ति तथा एक कंपन का आवर्तकाल बताइए। संजना, क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम, क्या करोगे? 150 बता रहा है कोई बच्चा, पता नहीं कुछ भी लिखे जा रहे हैं। अरे भाई, 2.5 सेकंड में 60 कंपन हुए, 2.5 सेकंड के अंदर 60 कंपन हो गए, 60 वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता कि प्रत्येक सेकंड क्या काम हो रहा है, 2.5 सेकंड के अंदर तो 60 हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने होंगे, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, 60 बटे 2.5 वाइब्रेशन, पॉइंट हटा के 0 हो गया, तो कितना हो गया, 25 दूनी 50, 10 बटे 25 चौका 100, यानी एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, 24। एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होंगे वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी तो 24 हर्ट्ज हो गई इसकी। तुम्हारा 150 कहां से आ गया, ये 150 की लाइन लगाई रखी है क्लास में। अरे भाई, आपको अभी 10 मिनट हो गए कि कहानी सुनाते हुए कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो, आपके एक सेकंड में कोई 4 थप्पड़ मार दे, थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी 4, प्रत्येक सेकंड जो भी काम होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। दुनिया में एक सेकंड में कोई भी काम हो, तो कोई वेव किसी मीडियम से गुजर रही है, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रत्येक सेकंड। तो 2.5 सेकंड में 60 कंपन हो रहे हैं, तो एक सेकंड में होंगे 24, फ्रीक्वेंसी होगी 24। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक सेकंड में 24 वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन होने में कितना समय लगेगा, 1/24, या फॉर्मूले से निकाल लो, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f। एफ की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो टाइम पीरियड हो गया 1/24 सेकंड, यानी कि एक ऑसिलेशन होने में, एक वाइब्रेशन होने में 1/24 सेकंड लग रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा 24,1/24। ठीक है भैया, प्रिंस आपका सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशन। एक ही कमेंट बार बार मत लिखो, ठीक है। अभी हमारा आंसर आ गया, ये 24 हो गया इसका आंसर, टाइम पीरियड आ गया 1/24। ठीक, अच्छा, इसी से ही एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन का ए और बी ऑप्शन दिखाया था, ए और बी, पिछली क्लास में उसका सी और डी दिखाया था। ये क्वेश्चन सीजल 20 का है, यानी उसने एक ही, देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर आप देखें अगर बड़े ध्यान से, उसने एक ही क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ए ऑप्शन से उसने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपसे पता कर ली कि भाई आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। बी ऑप्शन से उसने वेवलेंथ की डेफिनेशन पता कर ली, और सी और डी ऑप्शन से हमने पिछली क्लास में देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन पता कर ली। यानी जितना हमने पिछली क्लास से पढ़ा है वो सब एक क्वेश्चन तब जाके हो पाएगा अगर आपने इतना पढ़ा है सारी बातें। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, चारों कॉन्सेप्ट बताओगे तब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ पाते। कहने को पेपर में एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, लेकिन उसने पूछ आपसे पूरा कॉन्सेप्ट लिया। अच्छा, दूसरी चीज, एक यहां पर एक सीजल 20 का ही एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा अभी। वो देखो, ये है कि
यहां लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ ए वेव, तरंग का वेग। किसी वेव की वेलोसिटी की बात करेंगे हम, किसी वेव की वेलोसिटी की, ठीक है। किसी वेव की वेलोसिटी को बच्चे हम लिखते हैं v से, और वेव की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो किसी वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखो मैंने बच्चों को क्लास में पढ़ाया था ये कि एक वेव की वेलोसिटी है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो किसी वेव, किसी तरंग का जो वेग होता है वो होता है एफ लैम्डा के बराबर, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी आपको पता है किस में नापते हैं हम? मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो अब आपको क्या क्या पता चल गया कि किसी मीडियम में वेव बनी, प्रत्येक सेकंड कितने वाइब्रेशन होंगे, प्रत्येक सेकंड कितने ऑसिलेशन होंगे, प्रत्येक सेकंड कितने साइकिल बनेंगे, वो फ्रीक्वेंसी है। दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य है, और एक ऑसिलेशन या एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगेगा वो टाइम पीरियड आवर्तकाल कहलाएगा। वेव की वेलोसिटी होती है v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब मैं देखना चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन पेपर में कर पाते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था पेपर में, सीजल 20 का क्वेश्चन है ये, करो ये। हम्म इसका कोई आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? कुछ आंसर आने लगे अब। अमित का एक आंसर आ रहा है हमारे पास, गलत है भाई तुम्हारा। देखो, फॉर ए वेव, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये कह रहा है कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इस आपसे उसने ये पूछा, हिंदी वाले देखना, उसने क्या कहा आपसे, एक तरंग के लिए आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्घ्य। तो आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्घ्य विभाजित किससे है? आवर्त काल से। तो आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्घ्य क्या कहलाती है, ये आपसे उसने पूछा। मैं यहाँ पे एक चीज देखो, उसने कहा कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो आपको ये नहीं पता चल रहा क्या कि 1/t की जगह आप f लिख सकते हैं? भाई हमने पढ़ा था ना t क्या होता है 1/f, और मैंने लिखा भी था साथ में। या आप ये भी कह सकते हैं कि f किसके बराबर है? 1/t के बराबर है। तो जो 1/t लिखा गया इसकी जगह आप f लिख दो, और f लैम्डा क्या होता है? वेव की वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर आएगा वेव वेलोसिटी। जो बच्चे बी ऑप्शन लिख रहे हैं उनका ठीक है। तो आकाश हो, साहिल हो, प्रशांत हो, गौरव, अमित, कृष, सत्यम, इनका सही है। विक्की का गलत है, ऐसे सुभाष का गलत है, प्राची, आकाश का ठीक है। भाई आपको एक चीज बताओ, अगर आपको एक लाइन कम बताई गई आप तब क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, भाई जरूरी नहीं कई बार कि पेपर में डायरेक्ट ही चीजें मिल जाएं, एक आध लाइन ऊपर नीचे भी मिल सकती है। उसने कहा कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं। तो f लैम्डा क्या बन जाता है? v के बराबर बन जाता है। तो v इक्वल टू f लैम्डा हो गया, ठीक है। कपिल भाई जो तुम बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप ऐसा समझो किसी वेव की मान लो फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज हुई, तो उसका मतलब कि 2 साइकिल कंप्लीट हुए, तीसरे वाला आधा ही है, तो फिर 2.5 हर्ट्ज हो जाएगी उसकी। किसी की वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग भी हो सकती है, 2.5 हर्ट्ज भी हो सकती है, अलग ऐसे आ सकती है। वो तो हमने डेफिनेशन बताई आपको कि मान लो कि एक सेकंड में जितने कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहे हैं, कंप्लीट साइकिल जनरेट हो रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी मान लो 20 कंप्लीट हो गए तो 20 फ्रीक्वेंसी, अगर 20.5 यानी कि 20 कंप्लीट है, और 0.5 का मतलब कि वो आधा ही हुआ है, इसलिए उस हमने 0.5 लिखा, उस हमने 21 नहीं कर दिया।
20.5 लिखा, ठीक है। चलो अब यहां पे एक चीज लिखेंगे हम, एम्पलीट्यूड आयाम, एम्पलीट्यूड आयाम। आयाम बच्चे पता क्या है, देखो आप बड़े ध्यान समझना कि एक मीडियम में वेव पैदा हुई और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं। अब देखो पार्टिकल था, ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक पीक तक ऊपर जाएगा, फिर वापस वहीं आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस वहीं आएगा। तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ये मैक्सिमम कितना ऊपर गया, इसकी मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट है इसकी मीन पोजीशन से, इसकी माध्य अवस्था से। भाई देखो यहां से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, पर ये मैक्सिमम वाली है जो बिल्कुल बीचों बीच है। तो पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अधिकतम विस्थापन कितना है, उसका मीन पोजीशन से, उसकी माध्यावस्था से, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। यानी कि एम्पलीट्यूड अगर मैं इस वे में यहां दिखाऊं तो ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, ऊपर या नीचे कोई सा भी ले सकते हो। ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो लिखेंगे एम्पलीट्यूड में द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम displacement from mean position, from mean position is called amplitude। मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है। और एम्पलीट्यूड बच्चे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में नापते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं मीटर में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, मीटर। माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा, हमारा आयाम। ठीक, अब देखो इन बातों को सारों को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं काम करते हैं, यहां बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैंने बच्चे आपने आज के बाद कहीं पे किसी किताब में ये किसी वेव को ऐसे बनाओ देखा, ठीक, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एक कह रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, भैया कपिल ऐसा है, खून मत पी क्लास में, ठीक है। जब कुछ नहीं पता तो सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। यहाँ कह रहा है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या बताएं भाई। अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पता तो मैं क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम। मान लो तुम यहां से यहां जाना है, तुम्हें ए से बी जाना है, तो ए और बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। विस्थापन, विस्थापन नहीं पता तो मुझे यहां से यहां जाना है तो एक सीधी रेखा खींच दो, विस्थापन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी लिखना है, मतलब मैं एक भी शब्द बोर्ड पर लिख देता हूं, ये क्या होता है, ये आधा क्या होता है, पूरा क्या होता है। अब ये बच्चे मान लो कि आपने किसी किताब पे एक वेव बनी हुई देखी, अब आप क्या करें, इसमें एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला, इतना ऐसा हिस्सा पकड़ लो, इससे आपको समझना आसान रहेगा। इतना हिस्सा को आपने पकड़ लिया, आपने देखा कि जो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, भाई पार्टिकल यहां पे था, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, 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 यहां तक पहुंचा, फिर वापस नीचे आ रहा ना। तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी मीन पोजीशन से, अधिकतम कितना विस्थापित हुआ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड आयाम, एम्पलीट्यूड आयाम कहलाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बताया कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, कितने ऑसिलेशन होंगे, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तीसरा हमने क्या पढ़ा, एक चीज कि एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशन होंगे या जितने भी ऑसिलेशन होंगे वो तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक वाइब्रेशन होने में जो समय लगेगा, एक मिनट रुको यार, इसे विकास को भी भगाने दो क्लास से। इसका पहले गुड आफ्टरनून करता हूं मैं, 50 बार गुड आफ्टरनून लिख लिया इसने क्लास में। तो ये क्या कहलाता है बच्चे, हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां पे पार्टिकल था, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब यहां से वापस आने लगेगा ना, तो इसका मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ, अधिकतम कितना विस्थापित हुआ, वो एम्पलीट्यूड है। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, वो फ्रीक्वेंसी है। एक वाइब्रेशन होने को कितना समय लगेगा, वो टाइम पीरियड, आवर्तकाल है। वेव की वेलोसिटी के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी लैम्डा होना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह की हमने कुछ बातें पढ़ी। अब ये बताओ आपको किस पॉइंट में दिक्कत है, बताओ। और ये फालतू भाई, ऐसा आप कोई होम ट्यूशन थोड़े ना पढ़ रहे हो कि एक बच्चा, हर एक बच्चा ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप भाई हजारों बच्चों के बीच में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा अपना ये मान कर रखूंगा मैं क्लास में कि थोड़ा सा लेवल है बच्चों का।
और बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा डिटेल में समझना है तो हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम काइनेमेटिक्स, उसमें आएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सारी चीजें आएंगी उसमें। अब सोचो ना, अगर हर एक बच्चे के ऐसे अगर एक एक शब्द कुछ भी तुम लिखने लगोगे बिल्कुल ही मतलब छोटे छोटे शब्द, तो सिलेबस एक साल में मेरा ही नहीं होगा पूरा, तो पूरा जीएस कैसे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे एक चीज लिखेंगे हम, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सुनने योग्य, सुनने योग्य आवर्ती की परास। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। अब अभी हमें पता चल गया कि साउंड जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, तो लास्ट क्लास में हमें पता चला कि साउंड जो है वो एक वेव है, ठीक है। साउंड जो है वो एक वेव है, एक तरंग है। कौन सी वेव थी साउंड? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे। तो साउंड एक वेव है, और आज हमें पता चला कि कोई भी वेव होगी तो उस वेव की एक फ्रीक्वेंसी, उस वेव की एक आवृत्ति होगी। कोई भी जो वेव है उस वेव की एक फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो साउंड हम सुनते हैं, जिस आवाज को हम सुन पाते हैं, हम कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुन पाते हैं? आप ये बताओ कि हम कहां से कहां तक की आवृत्ति वाली आवाज सुन सकते हैं। देखो, साउंड एक वेव है, वेव की एक फ्रीक्वेंसी होगी, पर हम हर फ्रीक्वेंसी वाला साउंड नहीं सुन सकते। हमारे कान की एक लिमिट है कि हमारे कान केवल यहां से यहां तक के फ्रीक्वेंसी साउंड ही समझ सकते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, और अपने यहां से नोट्स बनाया करो, लिखा करो भाई साथ साथ। आपको बताना है कि हम कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुन सकते हैं। साउंड कहां से कहां तक की आवृत्ति वाला ही सुना जा सकता है। हमारे कान की एक औकात है, एक लिमिटेशन है कि हमारे कान हर फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी सुनी जा सकती है। तो सुनने योग्य जो आवृत्ति है उसकी रेंज, उसकी परास क्या है, ये बताओ। कुछ आंसर हमारे पास आने लगे। पुनीत, कुंदन, गुलफाम, प्रिंस। प्रिंस का महा गलत है। देखो, बहुत सारे बच्चों से ये, अरे भाई दीपांशु, हमने फ्रीक्वेंसी पूछा, हमने लाउडनेस नहीं पूछा। देखो, हम जिस साउंड को सुन सकते हैं बच्चे, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। ये इंसानों के लिए है। मनुष्य के कान उसी आवाज को सुन सकते हैं, उस साउंड को ही सुन सकते हैं जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो और 20,000 से कम हो, यानी कि 20 से 20,000 के बीच में हो। अच्छा, कई बार वो पेपर में 20,000 ना लिखकर पता क्या लिख देगा, 20 और 1000 को हम कहते हैं किलो, तो 20 किलो हर्ट्ज। ये जो के लिखा है, के का मतलब होता है 1000। जैसे हम लिखते हैं ना किलोग्राम, तो किलोग्राम का होता है 1000 ग्राम। किलोमीटर 1000 मीटर। किलो हर्ट्स 1000 हर्ट्स। तो 20 किलो हर्ट्स का हो गया 20,000 हर्ट्स। तो मनुष्य के कान किस साउंड को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में हो। ठीक, तो 20 से लेकर 20,000 के बीच में होगी तो सुन पाएंगे। अच्छा, कई बार वो पेपर में एक अजबी गेम खेल देता है बच्चों से गलत कराने के लिए। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की, क्या नाम था, किस चैनल में पढ़ी थी वो क्लास, बताना भाई। 20 से लेकर 20,000, वो कई बार क्या करेगा बच्चे, 20,000 के बाद में किलो लगा देगा। तो 20,000 के बाद में किलो नहीं होना चाहिए, अगर किलो लिखा तो फिर 20 होना चाहिए। वो कई बार जल्दीबाजी में गलत कराएगा, बच्चे रट लेते हैं बचपन से 20 से 20,000, 20 से 20,000, और वो इसी बात का फायदा उठाकर पेपर में क्या करेगा, 20 से 20,000 ना लिख, कैसे लिख देगा पेपर में, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 लिखेगा और आगे लगा देगा किलो, और बच्चे जल्दीबाजी में टिक लगा देंगे।
भैया 20,000 के बाद अगर किलो लग गया तो 3 जीरो और आ जाएंगी, तो गलत हो जाएगा ये। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स या 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्स, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम हो तो वो सब हमें हमें नहीं सुनाई देगी, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। इसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड है ये हमें सुनेगा नहीं, इसे हम कहते हैं अपसर्वे। तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो इंफ्रासोनिक कहलाएगी, सुनाई नहीं देगी आपको। अच्छा, अगर 20,000 से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे उसे हम? 20,000 से ज्यादा वाली को उसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। 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 नवनीत, कहां पर देखी थी आपने वो? नवनीत कह रहा है सर आपकी क्लास देखी थी यूट्यूब पर, किसी और का लोगो लगा था, कौन सा था चैनल वो? तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम है तो इंफ्रासोनिक कहलाएगी, 20,000 से ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक कहलाएगी, और 20 से लेकर 20,000 के बीच में तो कहलाएगी ऑडिबल, या हिंदी में हम कहते हैं सर्वे। ऑडिबल ये इंसानों के लिए है। अच्छा, जो मैंने रेंज बताई है ना आपको 20 से लेकर 20,000 वाली, ये भी एक एडल्ट व्यक्ति के लिए है, वयस्क व्यक्ति के लिए। जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी तो रेंज थोड़ी कम भी होने लगती है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए, 18-20 साल वाले के लिए। अच्छा नवनीत, पहले था मैं वहां पे इसलिए होगा। तो अगर एक वयस्क व्यक्ति की हम बात करें उसके लिए रेंज है ये। अच्छा, ये जो बच्चे अल्ट्रासोनिक वेव है ये हमें नहीं सुनाई देगी, लेकिन इसे जो बैट होता है ना, चमगादड़, वो अल्ट्रासोनिक वेव का बड़ा अच्छा यूज करते हैं। इससे अभी राजस्थान में क्वेश्चन भी आया था एसआई के एग्जाम में, 20,000 से प्रॉब्लम लिखा है मैंने, अल्ट्रासोनिक परा सर्वे। जैसे कि कुछ बैट ऐसे होते हैं, अरे भाई सुपरसोनिक हाइपरसोनिक आ जाएंगे, वो अलग चीज है। कपिल भाई तू क्या क्या बच्चा है तू, तो बस तूने नाम सुन रखे तो पता नहीं कौन सी चीज कहां पढ़नी है। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक की स्पीड के हिसाब से होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। क्यों क्लास में खून पी रहा भाई तू? हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ टाइप कर देता है सामने। यह क्लास से अभी ब्लॉक कर दूं, भगा दूं, तभी मजा आएगा। व्हाट इज सुपरसोनिक, इसे छोड़ दूं, पहले सुपरसोनिक बता दूं। तो पता है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक क्या होते हैं? ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है किसी साउंड की तो वो कहलाएगी इंफ्रासोनिक, और कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा तो अल्ट्रासोनिक कहलाएगी। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड के हिसाब से होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से भाग रहा है वो जब आएगा अपने आप पता चल जाएगा। क्यों दुखी हो रहा है बिना मतलब के? अब ये 20,000 से ऊपर मैंने क्या बोला? अल्ट्रासोनिक। अब जो बैट होते हैं चमगादड़, वो जब कुछ बैट ऐसे हैं, कुछ चमगादड़ ऐसे हैं, जब वो अंधेरे में चलते हैं ना तो अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं। उनके पास एक खूबसूरती है अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करने की, और वो अल्ट्रासोनिक वेव निकलेगी, मान लो कोई चीज सामने आ गई, उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव टकराएगी और उसके पास आएगी वापस। तो बैट समझ जाएगा अच्छा जो अल्ट्रासोनिक वेव मैंने छोड़ी वही मेरे पास वापस आ रही है, यानी कोई चीज सामने है। वो तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब मान लो अल्ट्रासोनिक वेव जा रही है, वापस नहीं आ रही, तो समझ जाएगा कि खुला मैदान सामने है। तो बैट चमगादड़ अपनी डायरेक्शन पता लगाने के लिए, या अंधेरे में चलते समय, या सीधा चलने के लिए किस वेव का यूज करते हैं, ये पेपर में बड़ा आता हुआ है अल्ट्रासोनिक वेव। क्योंकि बैट इनका यूज करते हैं अपनी डायरेक्शन का पता वगैरह लगाने के लिए। हालांकि अल्ट्रासोनिक वेव, जैसे जो कुत्ते होते हैं डॉग्स, वो भी लगभग लगभग ये मान के चलो 40,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं डॉग, 40,000 हर्ट्ज तक। बिल्लियां तो 50,000 हर्ट्ज तक सुन लेती हैं, और जो बैट होते हैं वो 1,20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है, एक तो बच्चे का यूज कौन करता है? बैट चमगादड़, क्योंकि बैट इनका यूज करता है अपने डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो इसलिए पेपर में बैट के बारे में क्वेश्चन आता है, चमगादड़ के बारे में। और यही जो परासर्वे तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक वेव हैं। एक मिनट रुकना भाई। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है, परासर्वे तरंगे, एक तो बैट इनका यूज करता है, इनका बच्चे यूज किया जाता है सोनार सिस्टम में। सोनार, आगे हम ये पूरा टॉपिक लेंगे सोनार का। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पानी के अंदर कोई चीज ढूंढनी हो
ये बच्चा कह रहा है कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, कि चमगादड़ को दिखता है, क्यों नहीं दिखता? पर वो अंधेरे में नहीं देख पाता। थोड़ा भी अगर अंधेरा होगा तो दिक्कत आएगी, और ज्यादा में तो हमें भी नहीं दिखता। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन में नहीं दिखेगा उसे, जब चांद ना होगा तब नहीं दिखाई देगा। अगर अंधेरा सा होगा तो दिखने में दिक्कत आएगी उसे। सोनार जो है बच्चे, अगर आपको पानी के अंदर कोई चीज पकड़नी हो, जैसे पानी के अंदर आपको दुश्मन की सबमरीन, पनडुब्बी वगैरह पकड़नी है, पानी की आपको गहराई पता करनी है कि समुद्र कितना गहरा है, तो हम एक यूज करते हैं सोनार सिस्टम का। ये हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आगे। अभी मैंने लिखवा दिया है कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज सोनार सिस्टम में भी किया जाता है। बैट चमगादड़ भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चे इसका यूज करते हैं सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी होता है अल्ट्रासाउंड, जो आपके पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ना, सोनोग्राफी। जैसे कोई गर्भवती महिला होती है तो डॉक्टर कहता है भैया सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। जो फिटस है, जो भ्रूण है, उसका डेवलपमेंट देखना पड़ेगा कि वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी नाक वगैरह ठीक है कि नहीं है। डॉक्टर कई सारे कराते हैं ना आजकल, तो बहुत सारे होते हैं इसमें कि एक वो लेवल 1 कराएंगे, लेवल 2 कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराना, ये कराना, ब्लड कराना, डोपलर ये कराना, फलाना ढिकाना। तो एक सोनोग्राफी जो होती है, सोनोग्राफी में यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, तो हमें सारे जानवर याद नहीं रखने कौन सा जानवर क्या करता है। हमें एक तो बैट का याद रखना है कि बैट चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है अपनी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। सोनोग्राफी यानी कि जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं उसमें भी किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। ठीक है, अब आया हमारे पास में इंफ्रासोनिक। तुम्हें पता है बैट चमगादड़ को लगभग लगभग उतना ही दिखता है जितना इंसान को दिखता है। ऐसी आई विजन होती है बैट की चमगादड़ की इंसानों की जैसी। बस ये है कि वो गुफाओं में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो वहां पर थोड़ी भी अगर डिम लाइट होगी तो फिर वो उतना अच्छा नहीं देख पाते। तो फिर वो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं अपनी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। इंफ्रासोनिक जो वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, इसे इंसान तो सुन नहीं सकते, लेकिन जो जानवर ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े कान हैं, जैसे कि हाथी, गैंडे, वेल मछलियां, वो इंफ्रासोनिक साउंड को कैच कर लेती हैं। तो यानी कि इंफ्रासोनिक को कौन पकड़ लेता है? जिनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, वो छोटी फ्रीक्वेंसी को भी कैच कर लेंगे, जैसे कि एलिफेंट, हाथी, राइनो, वेल्स, गैंडे, वेल मछलियां। ये आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, यानी कि सबका याद करे घूम रहे हो तुम। उल्लू का पता नहीं, उल्लू का अल्ट्रा इनका वेव का यूज नहीं करता। उल्लू को दिखेगा तो देख लेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। अब ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो इन वेव का यूज करते हैं। तो बैट, सोनार, सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव का, हाथी, गैंडे, वेल मछलियां इंफ्रासोनिक का। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 के बीच में है तो वो इंसान उसे सुन लेंगे, कैच कर लेंगे। और ये रेंज मैंने कहा कि वयस्क व्यक्ति के लिए है। अब यहां पर हम दो चार बातें समझने वाले हैं, इसे बड़े ध्यान समझना। देखो, आपने मान लो कि कोई आवाज सुनी, हाथी, गैंडे, राइनो को गैंडा कहते हैं हिंदी में। आपने कोई साउंड सुना और साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, फ्रीक्वेंसी मान लो उसकी है 100-200 हर्ट्ज के आसपास। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये नहीं है, निम्न आवृत्ति होने का ये मतलब नहीं है कि आवाज धीरे सुनेगी। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं हेलो, तो मेरे मुंह से मान लो जो हेलो निकल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 2000 हर्ट्ज है, मान लो 2000 है। हेलो अभी भी 2000 ही है, बस इसकी मैंने लाउडनेस बढ़ा दी। भाई मोबाइल में कोई गाना सुनते हैं आप, वो कम वॉल्यूम पे सुन रहे हैं चाहे ज्यादा वॉल्यूम पे, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है उसके गाने की, बस वो आपने वॉल्यूम कम ज्यादा करी। तो फ्रीक्वेंसी कम का मतलब ये नहीं है कि आप सोच लो जी कम फ्रीक्वेंसी मतलब की आवाज ऐसे आएगी हेलो 1 2, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी हेलो 1 2 3। वो लाउडनेस है, वो ध्वनि की प्रबलता है। वो लाउडनेस अलग चीज है कि आवाज कम जोर डालेगी कान के पर्दों पर कि ज्यादा डालेगी, आवाज सुनकर इरिटेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, वो लाउडनेस अलग चीज है, वो अगला टॉपिक आएगा। मान लो कि आपने कोई साउंड सुना, जब वो साउंड जनरेट हो रहा है तो मान लो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है लो, वो निम्न आवृत्ति का साउंड है। लो फ्रीक्वेंसी का साउंड कैसा महसूस होगा वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, और हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैसा महसूस होता है वो भी। तो अगर आपने मान लो एक साउंड सुना, उसकी फ्रीक्वेंसी लो, वो निम्न आवृत्ति का साउंड है, लो फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी बच्चे आवाज की, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है तो हम बोल देते हैं कि इसकी पिच भी लो होगी। ये इसकी पिच भी कैसी होगी? लो। इसका तारतम्य भी कैसा होगा? निम्न। अब समझना कि लो फ्रीक्वेंसी के साउंड का मतलब क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो हम कहेंगे उसकी पिच भी लो है। पिच लो का मतलब ये है कि वो आवाज थोड़ी सी भारी होगी, लाउड होगी, पतली आवाज नहीं होगी। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई है,
अगर आपने एक साउंड सुना, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 18, 19, 20 हजार हर्ट्ज के आसपास, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, उच्च आवृत्ति का साउंड है, तो हम कहेंगे इसकी पिच भी हाई होगी। उच्च आवृत्ति है तो पिच भी हाई। तो पिच हाई का मतलब है कि आवाज बहुत ही पतली सी होगी। तो जो हाई पिच होती है यानी कि वो पतली आवाज होती है, श्रिल वॉइस, पतली। जैसे इसका बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है लड़के और लड़की की आवाज। जब कोई लड़का बोलता है तो उसकी जो पिच है बेटा, हाई पे टिक मत लगा देना, लड़कों की पिच होती है लो। यानी जब कोई लड़का बोलता है ना, उसकी आवाज बहुत पतली नहीं होती। लड़के जब हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है लो फ्रिक्वेंसी का साउंड है, इसकी पिच भी लो है, तो ये आता है थोड़ी सी भारी सी आवाज में, जो आवाज थोड़ी फैल के आए, हेलो, फैल सी के आ रही है। लेकिन जब लड़कियां बोलती हैं उनकी जो आवाज होती है थोड़ी पतली होती है, वो पतली, और उनकी आवाज थोड़ी पतली होगी, हम कहते हैं वो हाई पिच की है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि लड़कों की पिच कैसी होती है, तो हम बोलेंगे लड़कों की होती है लो पिच, बॉयज लो पिच, और गर्ल्स की होती है हाई पिच। लड़कों की हाई पिच, लड़कों की लो पिच। अब देखो पेपर में टेक्निकल क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो कि पिच तारतव किस बात पर निर्भर करता है। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो, फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई। तो एक बहुत पेपर में आया क्वेश्चन, ये सीडीएस में भी आया था अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 सीडीएस पहले, कि पिच किस बात पर निर्भर करती है। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। पिच लो, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। हाई पिच का मतलब पतली आवाज, श्रिल वॉइस। हाई पिच का होता है बारीक आवाज, इसे हम बोलते हैं श्रिल वॉइस, बारीक आवाज। लड़कों की कैसे होती है, भारी सी आवाज, मोटी आवाज। तो लड़कों की होती है पतली आवाज, बारीक आवाज, और लो पिच का मतलब होता है मोटी आवाज। तो पिच शब्द क्या होती है, देखो पिच क्या होती है, इसके बारे में अगर आप समझे ध्यान से, और जैसे मान लो कि मेरा मुंह इस तरफ को है और पीछे एक ग्रुप बैठा लड़के लड़कियों का, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं बिना देखे बता सकता हूं कि इस समय लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है। आप हो गए तो हम भी कर सकते हैं, बिना देखे हम भी बता देंगे। हम तो फोन पे आवाज सुन के बता देते हैं लड़के की आवाज है कि लड़की की। तो आप किसी लड़के लड़की की आवाज में कैसे विभेद कर पाते हो कि लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, उसकी पिच से? क्योंकि जब लड़की बोलेगी तो पतली आवाज होगी, आप समझ जाओगे भाई अब ये लड़की की आवाज है। जब आप बिना देखे बता दोगे ग्रुप में अब लड़का बोल रहा है, क्योंकि अगर दो सेम लाउडनेस की, समान प्रबलता की दो आवाजें हैं, लड़का भी उतनी ताकत से बोल रहा है हेलो, लड़की भी उतनी ताकत से बोल रही है हेलो, तो दोनों ने बराबर ताकत से बोला, दोनों की लाउडनेस सेम है, लेकिन तब भी आप आवाज में डिफरेंशिएट कर पाते हो कि ये लड़का है लड़की है। ये नहीं कि लड़का चीख के बोल रहा है लड़की आराम से बोल रही है, लड़की चीख के बोल रही है लड़का आराम से, ना, दोनों को बिल्कुल सेम इंटेंसिटी से बोले, दोनों सेम ताकत से बोले, तब भी आप दो आवाजों में फर्क उनकी पिच की वजह से कर पाते हो। या बिना देखे आपको पता चल जाता है कि भाई ये मौसा जी नहीं बोल रहे, किसी और की आवाज है। तो किसी व्यक्ति की, अलग अलग व्यक्तियों की आवाजों को पहचानना या लड़के लड़कियों की आवाजों में विभेद करना, वो उनकी पिच की वजह से हो पाता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो सबकी बोलने की जो पिच होगी वो डिफरेंट होगी। तो पिच जो होती है, तर्क जो होता है, आपको आवाज को पहचानने में हेल्प करता है कि ये उस व्यक्ति की आवाज नहीं है जिससे मैंने पहले बात की थी। या अभी ग्रुप में मेरा मुंह इधर को है, ग्रुप में अभी एक लड़का बोल रहा है, अब लड़की बोल रही है, नहीं अब ये पहले वाला लड़का नहीं कोई और लड़का बोल रहा है, अभी लड़की भी दूसरी बोल रही है, अब ये वही वाला पहले वाला लड़का बोल रहा है। आप कैसे पता करते हो? वो आप ऐसे पता करते हैं कि पिच की वजह से। तो पिच जो होती है वो आवाज को समझने में आपकी हेल्प करती है। बैच कब आएगा यूपिटर पता नहीं भैया। हाँ कपिल सही कह रहे हैं, ये बात सही है इनकी, कि जो लो पिच वाला साउंड होती है ना, वो ज्यादा आवाज गूंजने वाली होती है। जैसे कि शेर की आवाज, शेर जंगल में धाड़ा, पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज सी आएगी, शेर की आवाज। या आप ड्रम बजाओ, ड्रम, ये लाउड जो वॉइस होते हैं, थोड़ी भारी सी मोटी आवाज होती है, ये लो पिच में आती है। तो आप ये चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो लड़कों की आवाज है वो शेर के दहाड़ने की आवाज से मैच करती है, शेर के दहाड़ने की आवाज से। आपके कान के पास मच्छर आए, मच्छर करे टी, बहुत ही भिनभिनाता ना, बहुत ही पतली आवाज होती है मच्छर के भिनभिनाने की। तो लड़कों की जो आवाज होती है वो मच्छर के भिनभिनाने की आवाज से मैच करती है। आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे मॉस्किटो। मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं है, पूरा लिख लेना आप, मच्छर।
तो लड़कियों की आवाज जो है मच्छर के भिनभिनाने की आवाज से मैच करेगी। एक लड़का कह रहा है कि सीडीएस में क्वेश्चन ये आया था कि तारत्व जो है, पिच जो है किस बात पर निर्भर करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी लो होगी, यानी आवाज मोटी सी होगी। फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच हाई होगी, यानी कि आवाज बहुत ही पतली होगी, जैसे कि लड़कियों की आवाज, जैसे कि मच्छर के भिन भिनाने की आवाज। ठीक होता ना। और लड़कियों ऐसा नहीं कि सबकी सेम से होता, कई बार देखो किसी लड़की की आवाज बहुत ज्यादा पतली सी हो जाती है। किट्टी कह रहे हैं सर आप 67th बीपीएससी फिल किए हो, इस बार एसडीएम की पोस्ट थी बहुत। नहीं भैया, हमने बिहार का कोई फॉर्म नहीं भरा, हम रहते हैं इधर दिल्ली में, बिहार में इतनी दूर जाके क्या करेंगे। हम लोग तो भाई हम बचपन से रहे हैं दिल्ली के पास, और हमारे लिए तो दिल्ली बस बहुत दूर है, हम तो दिल्ली से आगे हम सोच ही नहीं पाते। हमारे यहाँ का तो कोई अगर बच्चा जो है बेंगलोर बेंगलोर भी रहता है ना, हैदराबाद एक आध अगर कोई है पूरे मोहल्ले गली में, तो लोग कहते हैं जी वो तो दूसरे देश में रहता है, भाई साहब बहुत दूर रहता है, वो तो बेंगलोर में रहता है। लोग दूसरा देश बता देते हैं बेंगलोर कोई। क्योंकि हम रहे, घर है हमारा मेरठ के आसपास, तो पूरी जिंदगी दिल्ली के नजदीक रहे, तो सारे काम दिल्ली में हो ही गए। कोई भी चीज लेनी हो दिल्ली मिल जाएगी, कोई भी किसी को जॉब करनी हो, पढ़ाई करनी हो, कुछ भी लेना हो, तो हमारे लिए दिल्ली में ही सब कुछ हो गया। तो हमें दिल्ली से थोड़ा दूर जाते लगता है भाई साहब बहुत दूर, प्लानिंग करनी पड़ती है। बिहार का नाम सुनकर तो हमें घबराहट हो जाती है। हाँ, बिहार के बच्चों को थोड़ा इतना डिस्टेंस का वो नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से ही लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह ट्रैवल करते रहते हैं। एक दोस्त था मेरा, वो था इधर का मऊ मऊ के सब मऊ साइड का, यूपी में। तो कह रहा हम कई बार निकल जाते हैं बनारस ऐसे घूमने, मुझे लगा बनारस नजदीक ही होगा 10-20 किलोमीटर, फिर उसने बताया पता नहीं 150 किलोमीटर के आसपास में। 150 किलोमीटर कह रहा यार नजदीक ही तो है 150 किलोमीटर। मैंने भैया 150 किलोमीटर में तो यहाँ हमारा आना जाना हो जाता है, कह रहा नजदीक है। चलो अब यहाँ पे एक सब लिखेंगे हम, लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता। लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता। जब बीपीएससी अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरा ना, बीपीएससी का मेंस का तो मुझे पता नहीं कैसा होता, पर प्री तो बहुत आसान होता है। अगर आप लोग थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो बीपीएससी का आपको प्री निकल जाएगा। उसका लेवल इतना नहीं रहता, आसानी पेपर रहता है उसका, तो आप इजीली कर सकते हैं। मेंस वगैरह के जो उनके रहते होंगे जैसे भी, वो अपने को आइडिया नहीं है। सीजल की पोस्टिंग इलाहाबाद में मिल सकती है। इलाहाबाद के अंदर सीजल का ये जैसे ऑडिटर वाली पोस्ट है, ये वाला ऑफिस है इलाहाबाद में, कुछ पोस्ट है जो मिल जाएंगी। ये बच्चे कह रहे हैं हम 3000 किलोमीटर जाते हैं एग्जाम देने। दिव्यांशु कह रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम मऊ। लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता। यहाँ देखो, हर्ष कह रहे सर मैं वाराणसी से हूँ और काशी विश्वनाथ टेम्पल फेमस है यहाँ की। ऐसे बता रहे से किसी को पता ही नहीं है बात ये है। पूछा कह रहे सर हम भी मऊ से हैं, आप अपने दोस्त का नाम बताइए। उसका नाम है नाजिस निशार नेहरू। आप कहोगे जी नाजिस निशार नाम है उसका, नेहरू कैसे आ गया। एक्चुअली में उनका ना वहाँ पे मऊ में वो चलता है, वो साड़ी वाड़ियाँ नहीं बनती, तो उनकी नेहरू फर्म के नाम से उनका है। उनकी वो जो भी साड़ियाँ बनती है ना बनारसी साड़ियाँ वगैरह, तो उनकी फर्म का नाम ही नेहरू है। बड़ी काफी बड़ा काम है उनका, जो भी बनती है साड़ी सूड़ी इस टाइप का। चलो अब आगे बढ़े। अब इनकम टैक्स की पोस्ट कहाँ मिलेगी। इनकम टैक्स वाली शायद यूपी में लखनऊ में मिल सकती है आपको, बाकी अलग अलग स्टेट में दिल्ली में मिल सकती है, जहाँ पे भी आपको चाहोगे मिल जाएगी। वो आपके नंबरों के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, लाउडनेस क्या होती है, ध्वनि की प्रबलता। देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूं हेलो, आपने हेलो सुनी, हेलो, दोनों हेलो में फर्क समझ में आया आपको, दोनों में, दोनों के अंदर वन वन, दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा। आप कहेंगे सर जी ये दो आवाजें आपकी जो सुन रहे हैं हम, एक को तो आप आराम से बोल रहे हो यानी कि कम लाउड है, और एक ज्यादा लाउड वॉइस है। यानी ज्यादा लाउड का मतलब ये है कि जब ये आवाज जो है जिसे सुनते ही आपके कान के पर्दे पर कुछ भार सा पड़े,
आपके कान के पर्दे थोड़े दर्द करने लगे, एक बम फटा कान के पास, तो कान में घंटी से बजने लगती है। तो अगर साउंड बहुत ही ज्यादा लाउड है, इसका मतलब यह है कि वो आपके कान के पर्दे पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालेगा, बहुत ही ज्यादा दाब डालेगा, कान के पर्दे दुखने लगेंगे। तो यानी कि वो उसकी लाउडनेस ज्यादा कहलाएगी, ज्यादा। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक मैंने आवाज सुनी और कान के पर्दों पर प्रभाव ही नहीं डाल रही, तो यानी कि उसकी लाउडनेस कम है। अब ये लाउडनेस डिपेंड किस पर करती है, उस बात को आपको समझना है। देखो कि कोई आवाज बहुत ही लाउड होगी या उसकी लाउडनेस कम होगी, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल लिया था गिटार का, कि गिटार के बच्चे आपने एक तार पकड़ा और तार पकड़ के छोड़ दिया तो आवाज आ रही है टिन। तो हमें पता है कि साउंड, हमें पता है कि जो साउंड है, जो आवाज है, वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। कोई वस्तु वाइब्रेट करेगी तो साउंड पैदा होगा। अब यहाँ बड़े ध्यान समझना, ये बच्चे एक गिटार का तार है, आपने से हल्का सा पकड़ के छोड़ दिया तो हल्का हल्का ऊपर नीचे हिलेगा, टिन। ज्यादा पकड़ छोड़ दोगे टिन, यानी कि तार ज्यादा खींच के छोड़ोगे यानी कि ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा ये, यानी इसका लाउड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका आयाम कैसा होगा, ज्यादा। यानी लाउडनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जो वस्तु से आवाज आ रही है, तो आवाज किससे आती है, हमें पता है कि आवाज आती है कोई वस्तु वाइब्रेट करती है, कोई वस्तु कंपन करती है। तो कोई वस्तु वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी तो उससे साउंड पैदा होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, आयाम कितना ज्यादा है। कोई वस्तु जब वाइब्रेट कर रही होगी, अगर आराम से वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नीचे कम ज्यादा जा रही है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो कम लाउड साउंड पैदा होगी, हल्की आवाज पैदा होगी, टिन टिन। लाउडनेस ज्यादा तो एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस भी कैसा ज्यादा। तो जैसे क्वेश्चन आता है ना पेपर में कि पिच किस बात पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पर, ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है। तो लाउडनेस में फ्रीक्वेंसी पे टिक मत लगा देना, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड, आयाम पर, कि जो वस्तु कंपन कर रही है, अगर उसके कंपन का आयाम बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ही तेजी से वाइब्रेट कर रही होगी, तो नहीं बहुत ही लाउड साउंड पैदा होगा। और वो आराम से वाइब्रेट करेगी तो कम लाउड साउंड पैदा होगा। तो लिखेंगे, यहां पे एक लाइन लिखेंगे, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड depends on amplitude of, loudness of sound depends on amplitude of loudness of sound depends on amplitude of vibration, depends on amplitude of vibration of vibrating objects. Loudness of sound depends on amplitude of vibration of vibrating object. हिंदी में लिखेंगे ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता कंपन कर रही वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन कर रही वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ध्वनि की प्रबलता कंपन कर रही वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। दूसरी चीज, अब ध्वनि की प्रबलता एम्पलीट्यूड पर डिपेंड तो करती है, वो करती कैसे, यहां पे देखना। अगर मैं बच्चे लाउडनेस को आपकी सुविधा के लिए एल से लिख दूं, लाउडनेस को एल से, तो लाउडनेस जो होती है ना, वो एम्पलीट्यूड जो होता है ना, आयाम, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर कैसे निर्भर करती है। तो लाउडनेस जो है, ध्वनि की प्रबलता जो है, वो आयाम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ कह दूं कि अगर बच्चे एम्पलीट्यूड आपने पहले से डबल कर दिया, मान लो वस्तु पहले ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, अब डबल हो गया उसका एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड अगर डबल हो जाए तो लाउडनेस पहले से कितने गुना हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए तो लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता पहले से कितने गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखो लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती। अगर एम्पलीट्यूड आपने कर दिया डबल, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो डबल का भी तो स्क्वायर होगा,
तो यानी कि लाउडनेस पहले से 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड डबल तो लाउडनेस 4 गुना, यानी कि ये मत कहना कि एम्पलीट्यूड डबल तो लाउडनेस भी डबल, डबल नहीं 4 गुना, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड के समानुपाती नहीं है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने एम्पलीट्यूड पहले से 5 गुना कर दिया तो लाउडनेस पहले से 25 गुना हो जाएगी, उस एरिया में 25 गुना अधिक शोर हो जाएगा पहले से। एम्पलीट्यूड 3 कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना हो जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है। आकाश, संजना, श्याम, अंकित, आकाश, वर्तिका, शिवम, आकर्षित, इन सबका ठीक था। राहुल का, अजय का गलत था ये क्वेश्चन, अर्जुन का भी गलत था। 8 बता रहे हैं, कोई 2 गुना बता रहा है, कपिल 2 बता रहा है। भैया आपको बताया तो है कि लाउडनेस जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर एम्पलीट्यूड कर दिया डबल तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है ना, तो डबल का स्क्वायर हो गया 4 हो जाएगा वो। किट्टी, आशीष, रितेश, अमन, सुभाष, गौरव, आशीष बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसमें कि लाउडनेस जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसे किस में नापते हैं हम? लाउडनेस की यूनिट। तो किसी एरिया में कितना शोर शराबा है, इसे किसके अंदर नापा जाता है? लाउडनेस को हम नापते हैं डेसिबल में। डेसिबल, डेसिबल का सिंबल होता है डीबी, या कई बार डेसिबल की जगह खाली आपको बेल लिखा भी मिल सकता है। और एक बेल का मतलब होता है 10 डेसिबल। ये देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपसे बोल दे कि लंबाई मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ऐसे ही लाउडनेस को आप डेसिबल में भी नाप सकते हैं, बेल में भी, और एक बेल होता है 10 डेसिबल के बराबर। बाकी कुछ और बातें हम इसमें करेंगे कल की क्लास में, आज ज्यादा क्लास लंबी खिंच जाएगी नहीं तो, ठीक है। अरे A-2, अरे भाई क्या मैं कह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड पहले से डबल हो गया, ये तो मैंने बोला कि डबल ए से हो गया 2A। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती है। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो आपने 2 का भी तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर समानुपाती है, वो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अंकित भाई सबका कमेंट दिख रहा है, ये फालतू की बातें मत लिखा करो, मेरा का नाम ले लो, मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबका दिख रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अरे मैंने A-2A नहीं किया, मैंने तो एरो का निशान लगाया भाई, कैसे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं एम्पलीट्यूड A से 2A हो गया, ये तो मैंने ऐसे लगाया, मैंने माइनस थोड़ा लगाया। ये कह रहा है जी A-, एम्पलीट्यूड A से 2A हो गया तो लाउडनेस कितना हो जाएगा? तो लाउडनेस मैं कह रहा हूं कि लाउडनेस हो जाएगा पहले से 4 गुना। मान लो कि पहले L1 L था तो L2 हो जाएगा 4L, 4 गुना हो जाएगा पहले से। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी।